वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज एंड आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मैक्रो, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो ये मेन 3 टॉपिक्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे। इनको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। लेकिन इस आज के एजेंडा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सी प्रोग्रामिंग का फाइल का फ्लो समझाना चाहता हूँ। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट हमारे इस टॉपिक्स में है आज। और हम कोई भी सी का प्रोग्राम बनाते हैं, छोटा से छोटा प्रोग्राम हो या बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो सी का, तो उसमें इसका रोल होता है। इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले जब भी हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं, हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है .c, यही हमारा सोर्स कोड होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, पहला स्टेप हम उसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर यहाँ पे चेक करता है, सारी चीज़ें सही होती है तो वो कंपाइलर क्या करता है, हमें एक ऑब्जेक्ट फाइल बना के दे देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में लिंकर होता है। ठीक है, लिंकर एक टूल है जो कि करता क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल को लेता है और जो भी सी की एडिशनल लाइब्रेरीज हमारे प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड होती है उनको ऐड करता है, दोनों को कंबाइंड करता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट फाइल को रन कर सकें। तो जब हम लोग इसको रन करते हैं तो हमें एक EXE फाइल मिलता है। ठीक है, ये EXE फाइल ही हमारे प्रोग्राम का कंप्लीट आउटपुट होता है। आप समझ लो हमारा एप्लीकेशन यही EXE फाइल होता है जिसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो इस EXE फाइल को लोडर क्या करता है, लोडर यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है सी प्रोग्रामिंग में जो कि EXE फाइल को मेमोरी में लोड करता है। ठीक है, ताकि हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेस क्रिएट हो सके कंप्यूटर मेमोरी में और हम अपने प्रोग्राम का आउटपुट देख सकें। तो मेमोरी में प्रोग्राम आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के आउटपुट को देखते हैं टर्मिनल पे। तो ये सिंपल सा क्या होता है, फाइल फ्लो होता है सी प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, लिंकर का रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो समझ लो किसी भी ब्रांड का एक लैपटॉप है जिसका अलग अलग पार्ट अलग अलग लोकेशन पे बनता है। जैसे लैपटॉप की अगर हम बात करें, कैमरा कहीं और बनता है, मेमोरी कहीं और बनती है, फिर उनको असेंबल करके एक प्लेस पे लाया जाता है जहाँ पे उन्हें कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो लिंकर भी क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल अलग होती है, सी की लाइब्रेरी अलग होती है, इन दोनों को असेंबल करके हमें EXE जनरेट करके देता है। ओके, तो ये काम होता है लिंकर का। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है लिंकर और लोडर का। लिंकर क्या है, लिंकर कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरीज को सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ठीक है, ये एक टूल होता है। और लोडर क्या होता है, लोडर एक प्रोग्राम होता है दैट टेक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, EXE फाइल। ओके, यहाँ पे EXE फाइल होगा फ्रॉम लिंकर, लिंकर से EXE फाइल लेता है और उसको लोड करता है मेन मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में यानी रैम में, ताकि हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेस बने। तो यहाँ पे जो मैंने आपको स्टेप्स बताया ना, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट फाइल, EXE फाइल, चलो एक सिंपल सा मैं प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें इस फ्लो को हम प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। और सी का छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, सब में ये सेम फ्लो होता है। और इंटरव्यू में ये टॉपिक पूछा जाता है, लोगों को पता नहीं होता लिंकर लोडर के बारे में, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो चलो प्रैक्टिकल देखते हैं। तो कोड इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखो, सी लैंग्वेज फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल है test.c नाम की। तो ये हमारा सोर्स फाइल है और इसी के अंदर हम लोग कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ किया हुआ है studio.h। तो प्रोग्राम हमारा बहुत ही सिंपल रहेगा, चाहे हम लोग बड़ा कोड करें या फिर छोटा कोड करें, फ्लो सेम ही रहता है हर एक सी प्रोग्राम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस एक मैसेज पास करते रहे हैं, हेलो वीवर्स। ओके, ताकि मैं आपको EXE फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल ये सब दिखा पाऊँ। तो अभी अगर हम अपने फोल्डर में जा कर के दिखाएं डायरेक्टरी में, तो देखो सी लैंग्वेज फोल्डर के अंदर test.c यही एक सोर्स फाइल है हमारे पास, बाकी टेस्ट नाम से कोई फाइल नहीं है। ओके, तो चलो VS कोड में चलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस कोड को कंपाइल करना पड़ेगा। तो VS कोड में उसको बिल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्ड करने के लिए हम कमांड Shift+B प्रेस करेंगे। ठीक है, मेरे मैक सिस्टम में तो इस तरीके से बिल्ड एक्टिव फाइल पे क्लिक करेंगे, मतलब इसी फाइल को मैं बिल्ड करना चाहता हूँ test.c। तो मैंने इसको बिल्ड किया। तो यहाँ पे देखो हमें बोल रहा है बिल्ड फिनिश्ड सक्सेसफुली, मतलब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, सब कुछ इसमें सही है। अब अगर हम आपको अपने फोल्डर में लेके चलें तो यहाँ पे देखना आप, देखो ये हमारा सोर्स फाइल है। ठीक है, और ये रही EXE फाइल, देख रहे हो। इसी EXE फाइल को अगर हम मेमोरी में लोड कर देंगे, जो कि लोडर लोड करेगा तो हमें आउटपुट दिखेगा। लेकिन उससे पहले देखो एक और फाइल है, ये है हमारा OBJ फाइल। ठीक है, जिसमें हमारा बाइनरी कोड है इस सोर्स फाइल का। तो अब क्या होता है कि हमें अगर आउटपुट देखना है प्रोग्राम का, तो इस EXE फाइल को ही हमें चलाना होता है, यही हमारे एप्लीकेशन का फाइनल रिजल्ट है। तो इसको चलाने के लिए हमें टर्मिनल पे इसे ये करना पड़ेगा। VS कोड ओपन करता हूँ। ठीक है,
मैंने सिस्टम का टर्मिनल गलती से ओपन कर दिया। हाँ, तो इसको रन करने के लिए देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रन कोड पे भी क्लिक कर सकते हैं और मेरे मैक सिस्टम में मैं शॉर्टकट प्रेस कर सकता हूँ Ctrl+Option+N। तो यहाँ पे रन कोड करता हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने रन कोड करा, यहाँ पे देखो हेलो वीवर्स प्रिंट हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान से देखो ये हमारा सोर्स फाइल है, ठीक है, जिसका आउटपुट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि टेस्ट नाम का फाइल में बन के आना चाहिए, बन के आ गया। और इसी टेस्ट फाइल को देखो हम यहाँ पे वापस से रन किए हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे टेस्ट लिखे, ठीक है, और एंटर हिट करें तो भी देखो ये हमें आउटपुट दिख रहा है। इसका मतलब हम इस फाइल को रन कर रहे हैं, यही हमारा exe फाइल है, इसी को रन करने से हमें आउटपुट दिखता है। तो देखो इस फाइल को हम मेमोरी में लोड कर रहे हैं। लोडर क्या कर रहा है, इसको लोड कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे लोड कर रहे हैं हमें आउटपुट दिख रहा है। तो लोडर का काम होता है इसको प्रोसेस करके आउटपुट दिखाना। और जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो फिर लिंकर क्या करता है, जो भी लाइब्रेरी वगैरह यूज़ किए होते हैं और जो भी हमारा कोड होता है उन सभी का एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है और उसी ऑब्जेक्ट फाइल का exe हम लोग रन कर देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी का हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या होता है? प्री प्रोसेसर स्टार्ट्स प्रोसेस बिफोर द कंपाइलेशन एंड प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिनिंग विथ हैज़। इसका नाम ही है प्री प्रोसेसर। इसका मतलब कंपाइलेशन से पहले ही ये सारा प्रोसेस कर देगा जो भी इसको करना होगा। और ये हैज़ से स्टार्ट होता है। एग्जांपल देखो, अगर हम लोग हैज़ इंक्लूड लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, हैज़ डिफाइन लिखते हैं या फिर हैज़ एरर लिखते हैं, तो ये जो भी होता है ना, हैज़ से जो स्टार्ट होता है ये प्री प्रोसेसर होता है। और ये सब प्रोग्राम के एकदम टॉप लाइन में लिखा जाता है और कंपाइलेशन से पहले ही ये सब कंपाइलर को पता होता है कि ये सब है प्रोग्राम में, वो इसको ऐड कर लेता है, ठीक है। तो देखो अभी ये वाला पार्ट डिसेबल हो गया। कोड ना ही हमने कंपाइल किया है ना ही रन किया है, उससे पहले ही ये प्रोसेस हो चुका है, ये पार्ट प्रोसेस हो चुका है। और ये देखो ये वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि ये रन करने वाला है। सेकंड पॉइंट क्या है? इट कैन इंक्लूड फाइल्स, रिप्लेस मैक्रोज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखो, अगर हमें फाइल इंक्लूड करना हुआ हेडर फाइल तो हम लोग हैज़ इंक्लूड यूज़ करेंगे। इसका मतलब इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दो हमारे प्रोग्राम में विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर। अगर हमें कोई मैक्रो बनाना हुआ और मैक्रो को रिप्लेस करना हुआ वैल्यू से, तो ये हमने मैक्रो डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये हमने मैक्रो डिफाइन कर दिया जिसमें क्या है कि मैक्रो का नेम है मैक्स और उसकी वैल्यू है 100। तो इसको भी देखो हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि एक वैल्यू है 100 जिसको रिप्लेस करना है इस नेम के साथ। ओके, तो अब हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं प्री प्रोसेसर का, उसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रोग्राम में कितने सेक्शन होता है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है हमारे सी प्रोग्रामिंग में, जिसको हम लोग कमेंट यूज़ करके लिखते हैं। फिर हमारा सेकंड सेक्शन होता है इंक्लूड सेक्शन, ठीक है, जिस पे ये हेडर फाइल इंक्लूड होता है। तो इसको लिंक या फिर फाइल सेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे फाइल वगैरह हम लोग अपने प्रोग्राम के लिए इंक्लूड कर रहे होते हैं। कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं ये सेक्शन होता ही है। फिर हमारा हो गया डेफिनेशन सेक्शन, जहाँ पे हम लोग मैक्रो डिफाइन करते हैं, ओके। फिर एक ग्लोबल सेक्शन आता है जहाँ पे हमारा वेरिएबल्स बना होता है एकदम प्रोग्राम के टॉप में, किसी भी फंक्शन के बाहर। फिर आता है हमारा मेन फंक्शन का सेक्शन। तो लोगों को लगता है ना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। यस, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन मेन फंक्शन वाले सेक्शन से पहले ये सारे सेक्शन होते हैं। और ये तो एकदम कंपलसरी होता है, लिंक सेक्शन यानी फाइल सेक्शन, जो कि इंक्लूड करना ही पड़ता है कोई भी सी का प्रोग्राम हो, जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने आपको दिखाया अभी। तो अभी चलो हम लोग प्री प्रोसेसर का एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रियल लाइफ के ऊपर एक कोड करेंगे। तो कोड हमारा बड़ा ही सिंपल होगा। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो जब हम कहीं काम करते हैं तो कंपनी जो होती है ना, वो कुछ चीज़ें फिक्स रखती हैं। जैसे कि हमारी सैलरी से पीएफ अमाउंट कटता है, साथ ही साथ कंपनी हमें रहने के लिए हाउस रेंट अलाउंस भी पे करती है। तो ये जो रेट होता है ना, ये फिक्स होता है। तो जो भी वैल्यू फिक्स होती है उसी को हम लोग प्री प्रोसेसर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं मेन फंक्शन में। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा बेसिक सैलरी, ठीक है। मान लो मेरी बेसिक सैलरी कितनी है, 20,000, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं फ्लोट रखता हूँ, ठीक है। टोटल सैलरी ये हमारा कैलकुलेट होगा। तो जब भी हम काम कर रहे हैं तो हमें ऑन हैंड कुछ सैलरी मिलती है और कुछ हमारा जो टोटल पैकेज होता है वो अलग होता है, जिसमें वो पीएफ भी इंक्लूड होता है, हाउस रेंट अलाउंस भी इंक्लूड होता है और ये डेटा फिक्स रहता है, ठीक है। तो जो वैल्यू फिक्स रहती है ना, उसी का हम लोग यहाँ पे प्री प्रोसेसर के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा HRA, इसका मान लो कुछ रेट है जो कि फिक्स है। मान लो ये
20% मिल रहा है हमारी सैलरी का, लिख दिया मैंने, ठीक है। उसी तरीके से हमें पीएफ अमाउंट भी मेंशन करना पड़ेगा। मान लो 10% पीएफ कटता है, ओके। तो ये दो डेटा हो गए हमारे पास जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स है। और अगर जो भी डेटा फिक्स है और उसे बार बार प्रोग्राम में यूज़ किया जा रहा है, उसी का हम लोग यहाँ पे प्री प्रोसेसर क्रिएट करते हैं, यानी मैक्रो क्रिएट करते हैं, जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। मैक्रो बोलते हैं किसको है, लेकिन ये जो मैंने बनाया है इसी को मैक्रो कहा जाता है, ठीक है। तो अभी उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, इस पे फोकस करते हैं। तो अगर हमें किसी पर्सन का टोटल सैलरी जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो बेसिक सैलरी है ना, बेसिक सैलरी में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे उसका जो भी हाउस रेंट अलावेंस है, ये पैसा, ओके, प्लस अभी हमारे पास एक और अमाउंट है तो हम उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, फिर से बेसिक सैलरी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, पीएफ, क्योंकि वो बेसिक सैलरी से ही कट रहा है, ओके। और जो भी उसको पर मंथ पे आउट मिल रहा है कंपनी की तरफ से, उसको भी यहाँ पे हम लोग ऐड करके रखेंगे, बेसिक सैलरी। अब इस डेटा को अगर हम लोग स्टोर कर देते हैं तो वो बन जाता है उस पर्सन का टोटल सैलरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, इधर हमें लिखना है टोटल सैलरी, ठीक है। अब इसकी टोटल सैलरी बस हमें यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, तो प्रिंटफ में आएंगे और एक मैसेज दे देंगे, टोटल सैलरी, उसके बाद यहाँ पे %f, ठीक है, %f, और यहाँ पे हम लोग टोटल सैलरी को प्रिंट कर देंगे। तो इस कोड को हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो टोटल सैलरी निकल के आ रहा है 26,000, जबकि ऑन हैंड उसको कितना मिल रहा था, 20,000। और कंपनी पीएफ भी पे करती है, हाउस रेंट अलावेंस भी पे करती है। तो ये दो वैल्यू फिक्स था, इसीलिए इसको हमने प्री प्रोसेसर के थ्रू पहले ही डिफाइन कर लिया और इन्हें जहाँ भी हमें यूज़ करना हुआ हमने यूज़ कर लिया। अब मान लो इसका यूज़ करने का बेनिफिट क्या हुआ, कल को मान लो कंपनी ने पीएफ का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ कर दिया, मान लो 30, तो बस हमें यहाँ पे चेंज करना है, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कुछ करने का नीड नहीं है। और मान लो इसको डिक्रीज़ करके 10 कर दिया, ठीक है, 10%, बस सेव करो और प्रोग्राम रन करो। तो यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, पता नहीं एरर क्यों आया है, एक बार फिर इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट आ चुका है 28,000, ठीक है। तो प्रोग्राम में कोई गलती नहीं था, पता नहीं एरर क्यों आ रहा था, तो इसलिए हम लोग प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। और ये प्री प्रोसेसर है, यानी प्रोग्राम जब हम लोग कंपाइल कर रहे हैं उससे पहले ही कंपाइलर को इतना पता है कि पीएफ और एचआरए पहले ही कोड में डिफाइंड है और उनकी ये वैल्यू है, ठीक है। देखो हैज़ डिफाइन, हैज़ इंक्लूड के अलावा भी अभी बहुत सारे प्री प्रोसेसर होते हैं। तो प्री प्रोसेसर जो हैज़ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कंडीशनल के लिए भी है बहुत सारे। तो चलो एक एग्जांपल उसका भी मैं दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते, एक को हटा ही देते हैं और एक के लिए यहाँ पे कंडीशन सेट कर देते हैं कि एक प्री प्रोसेसर है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे एडमिन रखा है, ठीक है, जिसका नाम हमने यहाँ पे एडमिन रखा है, ओके। तो इसको हम लोग कंडीशन के केस में प्री प्रोसेसर के थ्रू कैसे यूज़ करेंगे, तो हमें हैज से ही यहाँ पे लिखना है। अगर हम लिखे इफ़ डेफ, ठीक है, और यहाँ पे वो हम जो नेम दिए थे प्री प्रोसेसर का वो यूज़ कर लें, तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी मेरी, वो रन करे। तो यू आर एडमिन, मैंने यहाँ पे ये कंडीशन दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर आते हैं और अगर इसका अल्टरनेट कंडीशन देना हुआ तो हैज़ एल्स हमें लिखना है, ठीक है। और इसके लिए भी हमें एक स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यू आर यूज़र। और अगर ये कंडीशन हमें एंड करनी है तो हमें लिखना पड़ेगा हैज़ एंड इफ। तो ये हमारा क्या करेगा, कंडीशन क्लोज कर देगा, ठीक है। तो कंडीशन अगर स्टार्ट किया है तो उसे क्लोज भी करना है। तो देखो ये पार्ट पहले से ही डिसेबल्ड है, मतलब प्री प्रोसेसर, देखो हमने क्या बोला था, प्री प्रोसेसर जो होता है वो कंपाइलेशन से पहले ही प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम कोड कर ही रहे हैं, लेकिन कंपाइल भी नहीं किया मैंने, रन भी नहीं किया है, लेकिन देखो ये चीज़ डिसेबल हो चुकी है, मतलब पता है कि ये नहीं है कंडीशन का पार्ट, कंडीशन का पार्ट ये है और ये हमारा प्री प्रोसेसर का नेम है जो कि इसको एग्जीक्यूट करेगा।
इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, लेट मी चेक। एरर कहीं नहीं है। देखो यहाँ पे यू आर एडमिन हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर इसका नेम मैं यूज़र कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो देखो अभी ये वाला पार्ट डिसेबल हो गया। कोड ना ही हमने कंपाइल किया है ना ही रन किया है, उससे पहले ही ये प्रोसेस हो चुका है, ये पार्ट प्रोसेस हो चुका है। और ये देखो ये वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि ये रन करने वाला है। तो इसको अगर हम रन करें तो देखो यू आर यूज़र, इसीलिए इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस एग्जांपल से भी आपको समझ में आया होगा कि वाई वी कॉलिंग हैज़ टू प्री प्रोसेसर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आज का टॉपिक नंबर 2, मैक्रो। मैक्रो आर द नेम और स्मॉल पीसेस ऑफ कोड दैट आर डिफाइंड यूजिंग हैज़ डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैज़ डिफाइन से जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम लोग क्रिएट करते हैं वो मैक्रो कहलाता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, हमें लिखना होता है हैज़ डिफाइन, जो कि मैक्रो डिफाइन करने के लिए ये कंपलसरी है, सिंटैक्स का पार्ट है। फिर यहाँ पे आप कुछ भी एक नेम ले सकते हो, आपकी मर्जी है, और आप वैल्यू भी दे सकते हो। तो जो भी आप वैल्यू दोगे इस नेम से रिप्लेस रहेगा वो। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हैज़ डिफाइन हमने एक मैक्रो बनाया है पाई नाम का, जिसकी वैल्यू 3.14 है। तो पूरे प्रोग्राम में जहाँ पे भी इस पाई को यूज़ करूँगा ना मैं, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। प्री प्रोसेसर विल रिप्लेस द नेम विथ वैल्यू बिफोर कोड कंपाइलेशन, और ये प्री प्रोसेसर का पार्ट होता है हैज़ डिफाइन, यानी मैक्रो जो भी हम लोग बनाते हैं ये कंपाइलेशन से पहले ही चल चुका होता है, यानी कंपाइलर को पता होता है मैक्रो बना हुआ है, 3.14 को पाई की जगह पे रखना है। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कैसे होता है। लेकिन एडवांटेज देख लो आप, मैक्रो यूज़ करने का सबसे मेन एडवांटेज होता है कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है। सी प्रोग्रामिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हम लोग कोड को रीयूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे मैक्रो होता है, जिसमें क्या होता है कि हम प्रोग्राम के टॉप में ही मैक्रो डिफाइन कर देते हैं, और हमें जिस भी मॉड्यूल में जितने भी टाइम्स उस पर्टिकुलर मैक्रो का रिक्वायरमेंट होता है हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस इजीली कर सकते हैं हम लोग, मेंटेन करना इजी होता है मैक्रो को। क्यों? क्योंकि एक जगह पे हम लोग कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर देंगे अगर मैक्रो में, तो पूरे प्रोग्राम में सेम मैक्रो को जितनी जगह पे भी हम लोग यूज़ किया हुआ है वो अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है। रीडेबिलिटी बढ़ जाता है प्रोग्राम का, क्योंकि प्रोग्राम के टॉप में ही मैक्रो डिफाइंड होता है। तो कोई भी डेवलपर आता है या फिर कोई भी नया बंदा हमारे कोड को देखेगा तो वो ये समझ जाएगा कि मैक्रो यहाँ पे डिफाइंड है, इसकी वैल्यू ये है, मैक्रो का नेम ये है, प्रोग्राम में ये यूज़ किया गया है। ओके, अभी मैक्रो के टाइप्स होते हैं। पहला होता है यूज़र डिफाइंड मैक्रो, जिसमें ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो होता है और एक फंक्शन लाइक मैक्रो होता है। इन दोनों को प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और प्री डिफाइंड मैक्रो भी होता है, जैसे अगर हमें करंट डेट पता करना है, करंट टाइम पता करना है, अपने प्रोग्राम्स की फ़ाइल को जानना है, तो ये प्री डिफाइंड मैक्रो होते हैं। तो अभी चलो हम लोग बात करते हैं यूज़र डिफाइंड मैक्रो, और फिर हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो का काम क्या होता है, ये क्या करता है, वैल्यू को रिप्लेस करता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको, ये होता है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, ये सिंटैक्स जो है उसी का है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पाई को जहाँ भी यूज़ करेंगे 3.14 मिलेगा हमें। तो चलो पहला प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो का ही, जिसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये प्रीवियस कोड रिमूव करते हैं, और यहाँ पे अब जो हम लोग रियल लाइफ कोड करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि मान के चलो कि मैंने एक लैंड परचेस करी है, ठीक है, और उसका जो एरिया है वो कितना है, 2000 स्क्वायर फीट लेके चलते हैं, ठीक है। ये टोटल एरिया है लैंड का। अब इस पे मुझे कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है, मुझे इस पे बनाना है एक गार्डन, ठीक है। लेकिन इस गार्डन का जो शेप होगा, ओके, गार्डन का जो शेप होगा वो रहेगा क्या, वो रहेगा सर्कुलर शेप का मुझे गार्डन बनाना है। और मुझे एक और चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है अपने लैंड में, वो क्या करना है, मुझे बनाना है एक स्विमिंग पूल, ठीक है। स्विमिंग पूल भी मुझे बनवाना है, और इसका जो शेप रहेगा वो रहेगा सिलेंड्रिकल, ठीक है। इस शेप का मुझे स्विमिंग पूल बनाना है। तो अब मुझे ये दोनों चीज़ें बनवानी है अपने एरिया में, ठीक है, अपने ज़मीन पर। तो मुझे इनका सबसे पहले एग्जैक्ट कैलकुलेट करके एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि कितना स्पेस में ये बनेंगे, कितना स्पेस ये लेगा। ओके, अब हम लोग ऑब्जेक्ट मैक्रो का जो सिंटैक्स आपको पढ़ाया था वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हैज़ डिफाइन, तो हम लोग एक वैल्यू बार बार यूज़ करने वाले हैं, पाई। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैक्रो क्रिएट कर देंगे। ये हमने क्रिएट कर दिया।
अब इसको हम क्यों क्रिएट किए हैं, क्योंकि हम इस वैल्यू को ना अपने प्रोग्राम में मल्टीपल प्लेस पे यूज़ करेंगे, और मान लो डेटा में कुछ चेंजेस करना हुआ तो वो सिर्फ यहाँ पे कर देने से हमारा पूरा कोड चलेगा, पूरा कोड में मॉडिफिकेशन का नीड नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले फ्लोट, तो रेडियस ले लेते हैं, तो रेडियस हो जाएगा मान लो 5, और यहाँ पे क्या करेंगे फ्लोट हाइट, हाइट की वैल्यू मैं क्या रख लेता हूँ 10, ठीक है। ये दो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख लिया। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं अपने गार्डन का एरिया फाइंड करूँगा जिसका शेप सर्कुलर है, ठीक है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा एरिया ऑफ सर्कल का, तो उसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। एरिया सर्कल इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर इंटू आर कर देने से हमारा जो है एरिया कैलकुलेट हो जाएगा हमारे गार्डन का। तो प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, ओके, %f, और यहाँ पे हम लोग एरिया सर्कल प्रिंट कर देंगे। अब इसी तरीके से हमें स्विमिंग पूल का भी क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इस कोड को कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे आऊँगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल जो रहेगा वो अलग रहेगा, एरिया सिलेंड्रिकल, ठीक है, या फिर सिलेंडर भी कर सकते हैं, जो कि स्विमिंग पूल को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि उसका शेप ये है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRh। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई हो गया, आर हो गया, और यहाँ पे लास्ट में h, ठीक है। ये होता है सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला। आपको लिखना है 2πRh और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रखना, ठीक है। और एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल स्विमिंग पूल। तो ये रियल में भी यूज़ होता है कि जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं अपने प्लॉट पर, तो हम लोग पहले से ही ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ पे क्या आने वाला है, कौन कितना स्पेस लेने वाला है, ठीक है। तो स्लैश लगा देता हूँ मैं। तो अब इस कोड को हम सेव करेंगे, टर्मिनल को कर देते हैं क्लियर और इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, ये एरिया आया है गार्डन का, मतलब इतने स्क्वायर फीट में आप मान के चलो मेरा गार्डन बनेगा, और स्विमिंग पूल मेरा 314 स्क्वायर फीट में बनेगा, और हमारे लैंड का टोटल स्क्वायर फीट इतना था। तो इतने स्पेस में से इतना जो स्पेस है इन दोनों के लिए हमने ऑक्यूपाई कर लिया एरिया कैलकुलेट करके। तो इस तरीके के केस में हम लोग मैक्रो डिफाइन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें मल्टीपल प्लेस पे सेम डेटा यूज़ करना होता है। और जब हमें पता है कि कोई सेम वैल्यू है जो कि फिक्स है और बार बार यूज़ हो रही है, तो हम लोग क्यों ना उसको कंपाइलेशन से पहले ही कंपाइलर्स को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आने वाली है, क्या चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ना पहले ही फिक्स्ड हो जाती है, जो कि कोड के एग्जीक्यूशन को फास्ट करती है। कंपाइलर सीधा इनको चेक करेगा और सीधा रन कर देगा और हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मैक्रो का सिंपल सा कोड था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों यूज़ होता है। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन लाइक मैक्रो क्या होता है। इट टेक्स आर्ग्यूमेंट एंड रिप्लेस देम विथ कोड। इसका मतलब ये होता है सिंटैक्स फंक्शन लाइक मैक्रो क्रिएट करने का, यानी फंक्शन मैक्रो बनाने का। हैज़ डिफाइन, यहाँ पे हमारा फंक्शन होगा और ये पैरामीटर होगा, और जो भी फंक्शन के बिहाफ में हम लॉजिक परफॉर्म करना चाहते हैं यहाँ पे आपको वो लॉजिक परफॉर्म कर देना है। तो यहाँ पे स्क्वायर नाम का मैंने फंक्शन बनाया है और स्क्वायर का लॉजिक लिख दिया है। तो पूरे प्रोग्राम में जहाँ पे भी स्क्वायर मैं यूज़ करूँगा ना, बिना फंक्शन कॉल हुए ये लॉजिक रिप्लेस हो जाएगा और हमारा कोड रन करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पर्पस लिखा हुआ कि क्यों हम लोग फंक्शन मैक्रो बनाते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस। प्री प्रोसेसर रिप्लेसेस मैक्रो कॉल विथ इट्स कोड डायरेक्टली। ये देखो मैक्रो को जब कॉल करेंगे स्क्वायर को, तो ये लॉजिक को डायरेक्टली रिप्लेस कर देगा। एंड अवॉइड फंक्शन कॉल, फंक्शन को हमें बार बार कॉल करना होता है, लेकिन इसको कॉल नहीं करना पड़ता। जहाँ भी स्क्वायर और पैरामीटर में पास कर दूंगा, ये अपने आप रन कर देगा इसको, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर का पार्ट है। कंपाइलर को पहले ही पता है कि यहाँ पे ये फंक्शन मैक्रो बना हुआ है, कॉल करने का नीड नहीं है, क्योंकि वो जान रहा है। तो चलो प्रैक्टिकली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी अपने इस प्रीवियस कोड को रिमूव करते हैं और बड़ा ही सिंपल सा हम लोग फंक्शन मैक्रो का कोड करेंगे। जो कि कोड हमारा क्या होगा कि हम लोग ना स्क्वायर फाइंड करेंगे किसी भी वैल्यू का, ओके।
और उसमें रिज़ल्ट क्या आएगा कि अगर मान लो हम लोग वैल्यू सेट करते हैं 4, तो हमें रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, उसका स्क्वायर्ड वैल्यू। और इस काम को हम लोग करेंगे यूजिंग फंक्शन मैक्रो। तो यहाँ पे हैज़ डिफाइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे एक पैरामीटर यहाँ पे ले रहे हैं x, और उसके लिए एक लॉजिक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि x इंटू एक्स हो जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू x पे आएगा इस फंक्शन पे वो स्क्वायर फाइंड हो जाए उसका। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिंटैक्स था जो कि हमने आपको बताया था, उसको हमने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं और सिंपल इंट में क्या करते हैं, एक नंबर रहेगा हमारे पास, मान लो 7। ठीक है, तो इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर, तो %d, और यहाँ पे हमें क्या करना है, नम को प्रिंट कर देना है। ओके, तो इस कोड को अगर हम लोग रन करेंगे और देखेंगे तो इसका आउटपुट अभी नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये जो स्क्वायर फंक्शन मैक्रो बनाया है इसे हमने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे बस हमें लिखना पड़ेगा और नम का वैल्यू यहाँ से पास करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये रिप्लेस होगा, मतलब इस जगह पे ये लॉजिक रिप्लेस होगा। तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखो स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर 49। तो ये हमारा सिंपल सा कोड था फंक्शन मैक्रो का। अगर आपके पास ऐसा कोई लॉजिक है जो कि आप चाहते हो कि कंपाइलेशन से पहले ही चलना चाहिए ताकि कोड का एग्जीक्यूशन भी फास्ट रहे और कंपाइलर को सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन मैक्रो। ठीक है, और मैक्रो और प्री प्रोसेसर इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये हैज से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे हैज़ इंक्लूड हो गया, हैज़ डिफाइन हो गया। अगर इसको यूज़ नहीं करूँगे तो सोचो, अगर यही यूज़ नहीं करूँगा तो ये यूज़ नहीं कर पाऊँगा प्रिंट एफ, और बिना इसके कोई भी सी का कोड हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हैज़ डिफाइन होता है। और कंडीशन वाले भी होते हैं जो कि हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है। अब हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा टॉपिक नंबर 3, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है और बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। इट इज़ अ वे टू पास एक्सटर्नल वैल्यू सच एस आर्ग्यूमेंट काउंट, आर्ग्यूमेंट वैल्यू टू अ प्रोग्राम वाइल इट रनिंग। अगर आप कुछ एक्सटर्नल वैल्यूज़ पास करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, बिना प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म किए हुए, तब आप यूज़ करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। हम प्रोग्राम को कंपाइल कर दिए हैं, अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो इसका इस्तेमाल होता है। आपको याद क्या रखना है, कंट्रोल द प्रोग्राम एट रन टाइम। ठीक है, प्रोग्राम के कंट्रोल को रन टाइम में ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। सिंटैक्स क्या होता है, हमारा जो मेन फंक्शन होता है नॉर्मली ये ब्लैंक होता है। यहाँ पे आज तक आपने मुझे कुछ नहीं देखा होगा पास करते हुए, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ऑप्शनल होता है। अगर हम इसको लिख भी देंगे और कुछ पैरामीटर एक्सटर्नल पास नहीं भी करेंगे कोई वैल्यू तो भी चलेगा। लेकिन अगर मान लो मुझे करना ही है, अपने प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन ही मैं चाहता हूँ पास कर दूँ कंपाइल होने के बाद कि मेरा प्रोग्राम का एजेंडा क्या है, टॉपिक क्या है, तो ये काम आता है। तो पहला आर्गुमेंट हमें बताएगा प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट है, उनका काउंट बताएगा। दूसरा, जो भी हम इंफॉर्मेशन पास करेंगे डेटा, वो ये पॉइंटर एरे स्टोर करेगा। ठीक है, तो पास कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारे फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे दिखता है, हमारी एक्सी फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल करते हैं और रन कर देते हैं। अभी तक आपने मुझे यही करते हुए देखा होगा। लेकिन अभी क्या होगा कि अभी मैंने प्रोग्राम कंपाइल कर दिया, अब मुझे मन कर रहा है कि मैं अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पास करूं। जैसे मैंने ऐड टू नंबर का प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो मैंने चाहा कि मैं सम, एक आर्ग्यूमेंट है, मैं सम डेटा पास करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। प्रोग्राम मैंने कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में कुछ डेटा मैंने पास कर दिया बिना प्रोग्राम को मॉडिफाई किए हुए, वो अलाउ करता है हमें CLA। तो ये हमें बताएगा आर्ग्यूमेंट काउंट कितना, 3। इस प्रोग्राम का आर्ग्यूमेंट काउंट 3 कैसे हो गया, पहला हो गया हमारा ये फाइल का नेम, दूसरा हो गया हमारा ये गुड, तीसरा हो गया हमारा ये मॉर्निंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखोगे ऐड ऑफ टू नंबर, मान लो आप गुड मॉर्निंग की जगह पे ये पास कर रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट काउंट क्या होगा, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बताता है। तो पहला जो पोजीशन होता है वो फाइल को रिप्रेजेंट करता है, पहला आर्ग्यूमेंट फाइल होता है। दूसरा, जो भी आप वैल्यू पास कर रहे हो उसके बाद सारा जो भी आप वैल्यू पास करेंगे वो रहेगा। ठीक है, तो चलो एक प्रोग्राम बनाता हूँ मैं जिसमें हम क्या करेंगे,
अपने मेन फंक्शन में यही कमांड लाइन आर्गुमेंट इंप्लीमेंट करेंगे और कुछ एक्सटर्नल वैल्यूज़ आफ्टर कंपाइलेशन पास करेंगे और देखेंगे ये सारी चेक करके चीज़ें कि ये सही है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने मेन फंक्शन में यहाँ पर एक आर्गुमेंट काउंट वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, जो कि आर्गुमेंट का काउंट बताएगा हमें। और हमारे पास एक कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग एरे होगा जिसमें हम लोग किसी भी टाइप का डेटा रख सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंटर टाइप का क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं। तो ये बताएगा C4 काउंट और V4 यहाँ पे वैल्यू, तो मल्टीपल वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल पे हम लोग कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास एरे रहेगा जिसमें हम लोग ये रखेंगे। तो अब आते हैं मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पर अपना आगे का कोड करते हैं। तो एक वेरिएबल रहेगा लूप वेरिएबल और फॉर लूप यूज़ करेंगे हम लोग क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ एरे की डिस्प्ले कराने के लिए ये रहेगा हमारे पास। तो अगर हमें नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट काउंट जानना है तो उसके लिए हम सिंपली प्रिंटफ में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, टोटल आर्गुमेंट्स। तो ये हमें बता देगा कितने हमारे प्रोग्राम में हमने आर्गुमेंट्स लिए हुए हैं। सिंपल है, यहाँ पे टी को कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं इस फॉर लूप में, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूँगा मैं। आई लेस देन जाएगा, कितने आर्गुमेंट है हमारे कोड में वहाँ तक, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन होगा अपने पास एक फाइनल, जिस पे हम क्या करेंगे, किस आर्ग्यूमेंट्स पे किस पोजीशन पे कौन सा हमारा वैल्यू डिस्प्ले करेगा, तो उसका पोजीशन नंबर %d से हम लोग दिखाएंगे और हमें वो वैल्यू भी डिस्प्ले करना है तो उसको हम लोग %s, क्योंकि वैल्यू हमारा इस कैरेक्टर एरे में है तो उसको दिखाने के लिए %s यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और किस एरे के किस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू रहेगा उसके लिए %d है, ठीक है। और स्लैश n यूज़ कर दूंगा मैं, तो नॉर्मल आई को प्रिंट कर देंगे और हमारा जो एरे है उसको प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे एरे आई। और इस जगह पे भी मैं स्लैश n लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन रहेगा। तो कोड हमारा रेडी है। तो इस कोड को ना सबसे पहले हमें कंपाइल करना पड़ेगा। हमने कमांड लाइन आर्गुमेंट में क्या बोला था, बिफोर एग्जीक्यूशन ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग अपने टर्मिनल से वैल्यू पास कर सके इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बस कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो VS कोड में उसको बिल्ड बोलते हैं। तो कमांड शिफ्ट B करूँगा मैं प्रेस, तो ये हमें क्या करेगा, बिल्ड करके दे देगा। तो देखो यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुली, मतलब ये कंपाइल हो चुका है। अब टर्मिनल को दोबारा यूज़ करने के लिए कोई भी की अगर मैं प्रेस करूँगा तो हम लोग यहाँ पे देखो टर्मिनल को यूज़ करेंगे। अब तो हमारा कंपाइल हो चुका है। तो सबसे पहले पोजीशन पे हम अपना फाइल रखते हैं, ठीक है, हमारा फाइल आ गया। दूसरे नंबर पे हम हाई लिखते हैं, तीसरे नंबर पे हम अपना नेम लिखते हैं और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू रखते हैं, ठीक है। एंटर हिट करते हैं तो देखो यहाँ पे टोटल आर्ग्यूमेंट्स 4 बता रहा। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फाइल के लिए होता है, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो कि ये एरे है इसीलिए एरे के 0 पे यानी फर्स्ट नंबर पे फाइल है। फिर यहाँ पे ये डेटा, फिर ये डेटा, ये डेटा। तो एग्जीक्यूशन से पहले ही हम लोग देखो वैल्यू पास कर पा रहे हैं, ठीक है। ये देखो मेन फंक्शन में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू। तो ये हमारा सिंपल सा कोड था। अभी एक और कोड चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें भी आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो हमारा जो रियल लाइफ के ऊपर कोड रहेगा वो कोड रहेगा मनी विड्रोवल सिस्टम के ऊपर, ठीक है, विड्रोवल सिस्टम। हम लोग जब बैंक जाते हैं तो अपने अकाउंट से पैसे निकालते हैं, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अगर कोड रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड रहेगा तो कोई डाउट नहीं बचेगा। मान लो मेरे अकाउंट में 5000 बैलेंस है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, कुछ बैलेंस विड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे विड्रॉ वेरिएबल बना लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारे पास विड्रॉ अमाउंट है उसको तो देखो हम लोग वैल्यू तो इसमें स्टोर करेंगे, जो भी यहाँ टर्मिनल से पास करेंगे तो इसमें तो स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है हमारे पास ATOI, ठीक है। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है ये नंबर में। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा विड्रोवल अमाउंट रहेगा, क्योंकि 0 पोजीशन पे क्या रहेगा हमारा ये फाइल, ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी में होता है फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा, studiolib.h। तो अब हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें जो भी अमाउंट रहेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके वापस दे देगा।
ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा मैं कि अगर विड्रॉवल अमाउंट लेस देन इक्वल टू हमारे बैलेंस से है, इसका मतलब हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटफ में आएंगे, यहाँ पे एक मैसेज दे दूंगा मैं, करेंट बैलेंस इक्वल्स टू %d, और यहाँ पे जो हमारा बैलेंस है उसमें माइनस करके प्रिंट कर दो विड्रॉवल अमाउंट, तो वो करंट बैलेंस रहेगा। ठीक है, अदरवाइज एल्स, और एल्स में एक प्रिंटफ रहेगा जिसमें हम लिख देंगे इनसफिशिएंट फंड, इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, तो ये कोड हमारा रेडी है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो कमांड शिफ्ट बी, इसको करते हैं यहाँ से बिल्ड, तो बिल्ड हो गया सक्सेसफुली। अब कोई भी एक की प्रेस करेंगे टर्मिनल यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर पे तो चलो मेरी फाइल ही रहेगी। ठीक है, सोर्स फाइल में दे रहा हूँ exe, और हम विड्रॉवल अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं 1200। एंटर हिट करा मैंने, तो देखो यहाँ पे करंट बैलेंस बता रहा है 3800, यानी इसने माइनस कर दिया इससे। ओके, बाकी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पुराने वाले प्रोग्राम के जैसे क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने इसको प्रिंट ही नहीं किया है, हमने सीधा अपना डेटा ही प्रिंट कर लिया। ओके, इसमें हमने वैल्यू स्टोर करा और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके विड्रॉ अमाउंट में मनी लेके उसको अपने बैलेंस से माइनस कर दिया। तो इस तरीके से आप कमांड लाइन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आप यहाँ टर्मिनल से वैल्यू पास कर सकते हो। ठीक है, और मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। कभी कभी होता है कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो एग्जीक्यूशन से पहले हमें देना होता है। ठीक है, अपने CLI टर्मिनल से पास करना होता है, उस केस के लिए कमांड लाइन आर्गुमेंट का इस्तेमाल होता है सी प्रोग्रामिंग में। तो उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा इस वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।